हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन एवं गोलमेज सम्मेलन। ये आज का वीडियो का टॉपिक है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के इतिहास में साइमन कमीशन और गोलमेज सम्मेलन का महत्वपूर्ण स्थान है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि लगभग 10 वर्ष बाद भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा की जाएगी। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की। इस आयोग में एक ही भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण पूरे भारत में इसका तीव्र विरोध हुआ। साइमन वापस आओ का नारा स्वतंत्र आंदोलन का प्रमुख नारा बन गया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट और उसके बाद उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितियों के परिणाम ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। इन सम्मेलनों में भारत के संवैधानिक भविष्य और प्रांतीय स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकार और प्रतिनिधित्व जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार भारत में लागू संवैधानिक व्यवस्था की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति किया जाना था। भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने निर्धारित समय से पहले ही नवंबर 1927 में इस आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग के अध्यक्ष ब्रिटिश राजनीतिक सर जॉन साइमन थे, इसलिए इसे साइमन कमीशन कहा जाता है। आयोग में कुछ 7 सदस्य थे और ब्रिटिश थे। इसमें कुछ भारतीयों को सदस्यता नहीं बनाया गया था। भारतीयों को इस आयोग से विशेष अपेक्षा थी, क्योंकि भारत के संवैधानिक भविष्य पर विचार किया जाना था। लेकिन जब तक यह स्पष्ट हुआ कि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, तो भारतीय राजनीतिक दलों और राजनीतिक में व्यापक असंतोष फैल गया। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य भारत में लागू संवैधानिक व्यवस्था की समीक्षा करना और भविष्य के संवैधानिक सुधारों के संबंध में ब्रिटिश सरकार को सुझाव देना था। इसके प्रमुख 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करना, भारत में संवैधानिक शासन की प्रगति का अध्ययन करना, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की संभावनाओं पर विचार करना, भविष्य में भारत को दिए जाने वाले संवैधानिक सुधारों के संबंध में सुझाव देना, केंद्र और प्रांतों के बीच प्रशासनिक संबंधों की समीक्षा करना। साइमन कमीशन का विरोध। जो साइमन कमीशन था उसका विरोध क्यों किया गया? तो साइमन कमीशन के गठन के साथ ही भारत में इसका विरोध शुरू हो गया था। भारतीय नेताओं का तर्क था कि भारत के संवैधानिक भविष्य का निर्णय करने वाले समिति में भारतीयों को शामिल न करना भारतीयों का अपमान है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित कई राजनीतिक संगठनों ने आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। देश के अनेक भागों में प्रदर्शन, हड़ताल और जुलूस आयोजित किए गए। जब साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत पहुंचा, तो विभिन्न स्थानों पर इसका विरोध किया गया और प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए और साइमन वापस आओ जैसे नारे लगाए। लाला लाजपत राय और साइमन कमीशन के विरोध का सबसे प्रसिद्ध घटनाक्रम लाहौर में हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक विशाल जुलूस निकाला गया और इसका नेतृत्व पंजाब के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय ने किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। लाला लाजपत राय ने गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ समय बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने अपने ऊपर हुए पुलिस के हमले के संदर्भ में कहा, उनके शरीर पर पड़ी प्रत्येक लाठी ब्रिटिश शासन के ताबूत पर कील साबित होगी। उनकी मृत्यु ने भारतीय युवाओं में तीव्र आक्रोश पैदा किया। बाद में भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के उद्देश्य से पुलिस अधिकारी जेपी सिंह सैंडर्स की हत्या कर दी। इस प्रकार साइमन कमीशन का विरोध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो साइमन कमीशन ने भारत का दौरा करके विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया। आयोग ने अपने रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत की। रिपोर्ट में भारत में संवैधानिक सुधारों के संबंध में कई सुझाव दिए गए। आयोग ने प्रांतीय स्तर पर उत्तरदायी शासन के विस्तार की दिशा में विचार प्रस्तुत किया, लेकिन तत्कालिक पूर्ण स्वशासन और स्वतंत्रता की मांग की स्वीकार नहीं किया गया। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया कि प्रांतों में शासन को अधिक उत्तरदायी बनाया गया और भविष्य में संघीय व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दृष्टिकोण से यह रिपोर्ट संतोषजनक नहीं थी। भारतीय नेताओं की मांग अब केवल सीमित संवैधानिक सुधारों तक नहीं रह गई, बल्कि वे स्वशासन और
अतः पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। साइमन कमीशन का भारतीय राजनीतिक पर प्रभाव। साइमन कमीशन के विरोध को भारतीय राजनीति पर प्रभाव व्यापक पड़ा। प्रमुख प्रभाव डिस्कस कर लेते। पहला प्रभाव है भारतीय राजनीतिक दलों में ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष बढ़ा। भारतीय नेताओं ने अपने संवैधानिक विषय के संबंध में स्व योजना तैयार करने की आवश्यकता महसूस की। इसी क्रम में नेहरू रिपोर्ट सामने आई और साइमन कमीशन के विरोध ने राष्ट्रीय आंदोलन को नई ऊर्जा दी। चौथा, लाला लाजपत राय की मृत्यु के युवाओं और क्रांतिकारी संगठनों को प्रभावित किया। पांचवा, ब्रिटिश सरकार को यह महसूस हुआ कि भारतीयों की संवैधानिक मांगों की अनदेखी करना अब असंभव हो गया। गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन की पृष्ठभूमि। साइमन कमीशन की नियुक्ति और उसके विरोध के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण तनावपूर्ण हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। इसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी ने नमक कानून के विरोध में दांडी मार्च किया। देश भर में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन तेज हो गया और इन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार ने भारत की संवैधानिक समस्याओं पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया। गोलमेज सम्मेलन के कुछ 3 चरणों में आयोजित किए गए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1903 से 1931 तक चला था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो इस गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड रेजिमेंट मैकडोनाल्ड ने की। इस सम्मेलन में भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि, ब्रिटिश भारत के विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक समूहों के प्रतिनिधि तथा अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। लेकिन इस सम्मेलन की सबसे बड़ी कमी यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। उस समय कांग्रेस के नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय थे। अनेक नेता जेल में थे। प्रथम सम्मेलन के प्रमुख विषय सम्मेलन में निम्न विषयों पर चर्चा हुई। भारत के लिए संघीय शासन की स्थापना, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ, प्रांतीय स्वशासन किया गया, अल्पसंख्यकों का अधिकार, गांधी इंद्रवीण समझौता। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद भारत में राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। तत्कालिक वायसरॉय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी की बातचीत हुई। इसके परिणाम स्वरूप मार्च 1931 में गांधी इंद्रवीण समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत कांग्रेस ने सविनय आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की। बदले में सरकार ने राजनीतिक बंदियों की रिहाई और कुछ अनैतिक रियासतों की घोषणा की। समझौते के बाद कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग ले लिया। वे कांग्रेस के एकमात्र अधिकारियों प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में उपस्थित हुए। महात्मा गांधी का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता और उत्तरदायी शासन की मांग को सामने रखता था। लेकिन सम्मेलन में कई मुद्दों पर गंभीर मतभेद उत्पन्न हुए, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व और पृथक निर्वाचन मंडल का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बन गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन 1932 में लंदन में आयोजित किया गया। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस कई प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेता में भी सम्मिलित से दूर रहे। इसमें सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए प्रस्तावित संवैधानिक सुधारों पर आगे चर्चा की। पिछले दोनों सम्मेलनों में हुए चर्चाओं तथा विभिन्न समितियों की सिफारिश के आधार पर संवैधानिक व्यवस्था का प्रारूप तैयार किया गया। इन चर्चाओं पर सिफारिशों ने आगे चलकर भारत सरकार अधिनियम 1935 के निर्माण का आधार तैयार किया। गोलमेज सम्मेलनों की आवश्यकताओं के कारण। गोलमेज सम्मेलनों को भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया, लेकिन वे तत्कालिक कोई व्यापक राजनीतिक समझौता नहीं कर सकते। कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच मतभेद। कांग्रेस भारत के लिए व्यापक स्वशासन और स्वतंत्रता की मांग कर रही थी, जबकि ब्रिटिश सरकार संवैधानिक सुधारों को धीरे धीरे लागू करना चाहती थी। अल्पसंख्यक प्रश्न। मुस्लिम, सिख, दलित और अन्य समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर व्यापक मतभेद थे। पृथक निर्वाचन मंडल का विवाद। अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था का मुद्दा विवादास्पद था।
इस प्रश्न में भारतीय नेताओं के बीच एकता को कठिन बना दिया गया। गोलमेज सम्मेलनों का महत्व। यद्यपि गोलमेज सम्मेलन पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ, फिर भी भारतीय संवैधानिक इतिहास में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रमुख पहला, इन सम्मेलनों में भारतीय संवैधानिक भविष्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया गया। दूसरा, पहली बार भारतीय रियासतों और ब्रिटिश भारत तथा विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समुदायों के राजनीतिकों ने एक ही मंच पर भारत की संवैधानिक व्यवस्था पर चर्चा की। तीसरा, प्रांतीय स्वतंत्रता और संघीय शासन जैसे विषयों पर विचार हुआ। चौथा, अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों का प्रश्न भारतीय राजनीतिक में और अधिक महत्वपूर्ण बन गया। पांचवा, इन चर्चाओं के आगे बनने वाले भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए आधार तैयार किया गया। साइमन कमीशन और गोलमेज सम्मेलन का सम्मान। साइमन कमीशन और गोलमेज सम्मेलन भारतीय संवैधानिक विकास की एक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण है। साइमन कमीशन 1919 के भारत शासन अधिनियम के कामकाज की समीक्षा की और इसकी नियुक्ति में भारतीयों की उपेक्षा के कारण देश भर में विरोध हुआ। इसके बाद भारतीय नेताओं ने अपने संवैधानिक विचारों को अधिक स्पष्ट रूप से बनाने रखा। साइमन कमीशन की रिपोर्ट भारतीय राजनीतिक आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय संवैधानिक समस्या पर बातचीत करने के लिए प्रेरित किया। इस क्रम में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि साइमन कमीशन ने संवैधानिक बहस को तेज किया गया और गोलमेज सम्मेलनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक वार्ता के रूप में आगे बढ़ाया गया। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। साइमन कमीशन और गोलमेज सम्मेलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण पड़ाव थे। साइमन कमीशन का सबसे बड़ा दोष यह था कि उसमें भारतीयों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। इसके कारण पूरे देश में उसका विरोध हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन को कई नई ऊर्जा मिली। लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज और उनकी मृत्यु के इस विरोध को और अधिक प्रभावी बना दिया गया। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।